अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे मालूम है बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत दिन से आपने आपकी अदालत के फ्रेश एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो आज एक इतिहास रचा जाएगा और मैं खुश हूं आप सब इस नए इतिहास के गवाह होंगे। और आज आपकी अदालत में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया का हर आदमी जानना चाहता है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया, एक ऐसा शख्स जो कभी अपने बारे में बात नहीं करता। इसीलिए आज इतिहास बनेगा, पहली बार ये जनता के सामने आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। गौतम अडानी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारी जज भी खास हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हेड करती हैं जहां पर बिलियनर बनाए जाते हैं, जहां पर करोड़पति अरबपति बनाए जाते हैं। वर्ल्ड फेमस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरत कौर, मुकदमा शुरू करें इससे पहले डॉक्टर सिमरत कौर आपकी इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू की जाए? बिल्कुल शुरू की जाए। तो इससे पहले कि मैं गौतम भाई आप पर इल्जाम लगाऊं, आपसे सवाल पूछूं, मैं जनता को बताना चाहता हूं गौतम अडानी के बारे में। दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में से एक, एशिया के सबसे अमीर गौतम अडानी की कहानी एक फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी है। एक साधारण चौल से अपनी लाइफ को शुरू करने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी दुनिया के बिजिएस्ट डील मेकर हैं। इस साल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेल्थ इन्होंने कमाई। गौतम अडानी ने एक साधारण डायमंड ट्रेडर के तौर पर कारोबार शुरू किया था। आज पोर्ट्स, माइंस, पावर, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, हाउसिंग से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां गौतम अडानी ने अपनी सफलता का झंडा न गाड़ा हो। अपनी मेहनत और लगन के बल पर गौतम अडानी किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। गौतम अडानी साधारण परिवार में जन्मे एक स्मॉल टाउन प्रोडक्ट हैं, पर आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन्हें उद्योग लगाने के लिए इनवाइट करते हैं। पर गौतम अडानी के लिए उनका अपना परिवार ही उनकी दुनिया है, जहां सब मिलकर रहते और काम करते हैं। गौतम अडानी एक प्राइवेट पर्सन हैं, पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। आज जिंदगी में पहली बार गौतम अडानी जनता के सामने जनता के सवालों के जवाब देंगे आपकी अदालत में। आपकी अदालत में पहला इल्जाम जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी। आपकी अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि इन्होंने पैसा कमाने का फॉर्मूला छुपा कर रखा है। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। मैं कई दिन से रिसर्च कर रहा हूं कि भाई आपकी वेल्थ कितनी है, हर रोज बढ़ जाती है और लगता है जब तक आपकी अदालत खत्म होगा आप 1000-2000 करोड़ रुपए और बढ़ा देंगे उसमें। तो
फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? रजत भाई, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का, आपकी अदालत में आपने मौका दिया तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने ये फार्मूला की बात किया, तो ये फार्मूला ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फार्मूला है नहीं कि जिसके बेसिस के ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फार्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मैं देखता हूँ कि मेरे में मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे सीनियर लोगों का सपोर्ट, मेरी टीम का सपोर्ट, और सबसे ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा मेरे पे रही है। मैं नियत से काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि यही वजह है, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई भी सक्सेसफुल आदमी होने के लिए आप नियत और मेहनत और बाकी आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, और वही एक फॉर्मूला है। अब देखिए ऊपर वाले पर भी कितना छोड़े गौतम भाई। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी 9,62,322 करोड़। दिसंबर 2022 में साल भर में 18,64,579 करोड़। एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए ऊपर वाला कितना दे रहा है? शेर रजत भाई, मैं तो ये आंकड़े की माया जाल में नहीं पड़ता हूँ। मेरे लिए मेजर बात वो है कि मैं देश के बदलाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसे देखने जाऊँ कि आंकड़े क्यों बढ़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि देश पूरा एक तरक्की के मार्ग के ऊपर जा रहा है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत की जो आज पोजीशन है और जो आने वाले 20 से 30 साल में जो पोजीशन होगी, वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए जो फिगर्स हैं ना, थोड़े आश्चर्य में डालने वाले हैं। आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, हर घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है। तो ये जो कमाने की आदत है बचपन से थी या जवानी में शौक आया? देखो रजत जी, मैंने आपको वही भी बोला है कि मैं आंकड़ों के पीछे और उसके पीछे मैं कभी भागा नहीं हूँ। मैं 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। वो सफ़र 4 साल का रहा, और उसके बाद मैं वापस अहमदाबाद आया। बॉम्बे ने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई, हार्ड वर्क कैसे करना है सिखाया, और उसके बाद में ये मेरी बिजनेस की जर्नी चालू हुई। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिजनेस की फैमिली थी, बिजनेस में से आए थे, और एक जुस्सा था 15 साल का, 19 साल का लड़का, और उसमें मेरे फैमिली के बिजनेस के अलावा मेरे को कुछ और करने की एक अंदर से एक प्रबल इच्छा थी। मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, और उसके बेसिस के मैं आगे निकला। मूडी बहुत कम थी, वो मूडी के अंदर मेरे को आगे चलाना था। मुश्किल काफ़ी थी, काफ़ी लोग एस्टेब्लिश थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अलग अलग टाइम में कई लोगों ने मेरे को मेरी सफलता पाने के लिए मेरे को सपोर्ट किया है, और मैं आज देखता हूँ कि आज जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ। पढ़ाई में आपके दोस्त मुझे बताते हैं आप काफ़ी तेज थे, लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मैं पढ़ाई में होशियार था। मैं इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट रखा था, मैथ्स में भी अच्छा था, पर ऐसे संजोग आए कि मैंने बोला कि पढ़ाई को बाद में देखेंगे, और मैं बिज़नेस के रास्ते में चला गया।
अब गौतम भाई, आपके चक्कर में बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देंगे कि पढ़ाई छोड़ने से पैसा बनता है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई आदमी को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। मैं वो रास्ता चुन नहीं पाया, वो मेरी कम नसीबी है। मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा और वो मेहनत और एक्सपीरियंस का था। और वो मेहनत और एक्सपीरियंस से मेरा विजडम बढ़ाया। और मैं कभी कभी शांति से सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई और नॉलेज होता और उसके साथ में मेरा ये एक्सपीरियंस और विजडम होता, तो मेरे को लगता है कि शायद मैं आज का गौतम अडानी से भी बेहतर हो सकता था। तो आप 10-12 साल पहले नंबर 1 बन गए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो तो ठीक है, एक कहानी है। लेकिन कहानी तो ये भी है ना, आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट्स का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहाँ से कहाँ आ गए? रजत भाई, इतना बता सकता हूँ कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और आज भी मेरे को स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा में जाने वाला, बस में जाने वाला या जेट में जाने वाला, वो सब हर आदमी की मानसिकता क्या होती है उसका मेरे को पूरा अंदाज है, क्योंकि मैं वो जर्नी से पास किया हुआ आदमी हूँ। तो मेरे को आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं कोई जेट में जा रहा हूँ, तो उसका मतलब वो नहीं है कि मैं ज़मीन से मेरा पग जुड़ा हुआ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक मजाक चलता है कि मुकेश अंबानी ने अगर 500 मिलियन अपने घर बनाने में इन्वेस्ट नहीं किए होते, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते, तो आज वो शायद दुनिया के नंबर 1 हो जाते। देखो, सोशल मीडिया में रजत भाई ऐसा है कि काफ़ी क्रिएटिविटी चलती है, लोगों को उसको एंटरटेनमेंट भी मिलता है। मैं उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन देखिए ना, एक ज़माने में लोग बात करते थे टाटा बिरला, अब सिर्फ बात होती है अडानी अंबानी। देखो, टाटा बिरला अपने देश के बहुत सम्मानीय उद्योग गुरु है। उन्होंने देश के लिए और देश को बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है और आज भी कर रहे हैं। तो हर ग्रुप का एक आगे पीछे आता है। और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ऐसी है कि हम कितने और नए नए उद्योग गुरु को खड़ा किया जाए, और वही पूरी अपने भारत की ताकत है। आपने पैसा कमाया, बड़े बने, तो इसमें खतरे भी कुछ ज़्यादा होते हैं। कोई भी बिजनेस कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, वो रिस्क लेने की आपकी खुद की क्षमता कितनी है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आज मैं जो जिस जगह पे हूँ और मेरे को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, पर आपके दिल में एक परसिवियरेंस होना चाहिए कि हर मुश्किलें आएगी, हर अच्छा वक्त आएगा, हर बुरा वक्त आएगा, आप उसमें किस तरह से अड़ग होके रहते हो और उसके फिर भी आप मुकाम को आगे लेके जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो। अब आपकी 1-2 मुश्किलों की बात करना चाहता हूँ। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था और जान पर बनाई थी। देखो, वो बहुत अच्छा बनाव नहीं था, पर हर कोई के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं जिसको भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, वही अच्छा होता है। मैं सोचा आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी वो मिलेगा तो उसको ठीक कर देंगे। मेरा एक स्वभाव है कि हर चीज़ को, हर परिस्थिति को कैसे जल्दी से जल्दी एडप्ट कर लो, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है और उसकी ज़्यादा बहुत चिंता करके वो उसको कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रखना, वो मेरी आदत नहीं है। जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था, मेरे को दूसरे दिन किडनैपर ने छोड़ा, मैं आज वो बता सकता हूँ कि वो दिन रात को भी मैं अच्छी तरह से सोया था, तो मेरे को कभी वो प्रेशर नहीं आया। एक बार और आपने मौत का सामना किया 26/11 के दिन, जब आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल में थे, वो याद है?
पूरा याद है। और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। और मैं तो ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे 2 हिस्से देखे कि जहाँ मैंने मौत बहुत नज़दीक से देखा था। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया था। 26/11 की वो रात पूरे देश ने देखी थी और आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। आपने तो बहुत करीब से देखा। नहीं, वो दिन में ताज होटल के अंदर हमारे दुबई से फ्रेंड आए थे, वो दुबई पोर्ट वर्ल्ड के CEO, उनके साथ में डिनर कर रहा था मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में, और तब ये हादसा हुआ था। 10 बजे करीब ये हादसा हुआ। उसके 5 मिनट पहले होटल का बिल भी पेड कर दिया, हम खड़े हो गए और हमारे फ्रेंड की और इच्छा डिस्कशन करनी थी तो वापस कॉफ़ी पीने के लिए वापस बैठे और वही टाइम पे ये हादसा हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समझो बिल पे करके मैं लॉबी में होता तो शायद मैं वहाँ पे फंस जाता। और वहाँ बैठ गए तो हम रेस्टोरेंट के अंदर थे। और मैं आज बोल सकता हूँ कि जो ताज ग्रुप के हर कर्मचारी ने, इवन वेटर, और जिस तरह से उन्होंने काम किया था, ऐसा डेडिकेशन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई दिया। छूटे कैसे वहाँ से? पूरी रात में वहाँ फंसा था। उस ताज होटल के कर्मचारियों ने मेरे को ऊपर के कमरे में उनके पीछे के रास्ते से किचन की साइड से ऊपर चैम्बर में लेके गए थे। पूरी रात वहाँ पे था। सुबह में करीब 7 बजे जब कमांडो आए और उनको मालूम था कि यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो ये कमांडो ने वहाँ से हमको पूरा प्रोटेक्शन देके होटल से बाहर निकाला था। और ऐसे दूसरे दिन सुबह में करीब 7:30-8 बजे में निकला था। गौतम भाई, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, जीवन में ऐसा कभी फिर देखने को न मिले, ये हमारी दुआ है। लेकिन मेरे इल्ज़ाम बहुत सारे हैं आपकी अदालत में। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और इल्ज़ाम, कुछ और सवालात गौतम अडानी से। एक शख्स हैं हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। आपकी अदालत नए एपिसोड के साथ सिर्फ इंडिया टीवी पर। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम गौतम अडानी। आपकी अदालत में सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल। लेकिन इल्जाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। देखो रजत भाई, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं है। वो सम्मानीय नेता है और मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। कभी ठीक है, पॉलिटिकल आवेश के अंदर वो उनका एक बयान आ जाता है तो मैं उसको पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर में लेता नहीं हूँ। देखिए, आप टिप्पणी नहीं करते लेकिन वो आप पर खूब टिप्पणी करते हैं। 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट,
सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हो, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अदानी ग्रुप की एक फिलॉसफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। तो आइधर मेरा पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड हो गए, पावर हाउस हो गए, एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया है। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर आप एक नंबर पे आ गए तो बोलता है कि एक नंबर पे आप कैसे आ गए, तो कोई कहेगा पर्चा लीक कर दिया होगा इनको। हाँ, तो वो आक्षेप होना चाहिए। आज हमारे ऊपर वो आक्षेप इवन राहुल जी ने भी नहीं डाला है कि भाई क्योंकि ये बिडिंग प्रक्रिया के अंदर कि कोई गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी की वजह से आपको ये मिला हुआ है। आक्षेप क्या है आपको बताता हूं। उनका कहना है कि ये सारा का सारा जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ये सारा का सारा बैंकों से लिया हुआ लोन है और 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है गौतम अडानी के ऊपर, और ये सारा जनता का पैसा है जिससे आप माल बनाते हैं। ये रजत भाई, आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक आप बैंक की डेट होता है और उसके ऊपर आप इक्विटी लगा रहे हो। 30 से 40% आपको अपना पैसा लगाना है, 60% से 70% आपको बैंक का कर्ज लेना होता है। सवाल वो है कि आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कर्ज के अंदर अदानी ग्रुप एक ही ग्रुप इंडिया में है जिसकी साख, और वो साख कोई पॉलिटिकल और कोई बैंक नहीं देती है, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी उसको देती है और वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस करके देती है और जिसके बेसिस के ऊपर जिसको लोन देना हो वो लोन देते हैं। और वो साख इवन इंडिया की भी होती है, जितनी इंडियन बैंक की भी होती है और उसमें हर कॉरपोरेट की भी होती है। आज ये अदानी ग्रुप के हर कंपनी जो इंडिया की खुद की रेटिंग है यानी भारत की, उसके बराबर है, विच इज़ अ सॉवरेन रेटिंग। जब भी अदानी ग्रुप को इतनी डिसिप्लिन और रेटिंग है कि आज तक मेरे 25 साल के इतिहास में हमने कभी एक दिन का कभी पेमेंट डिले हुआ है या इंटरेस्ट में कोई कटौती हुई है। और जब भी अदानी ग्रुप को जब भी पैसा चाहिए जो भी डेवलपमेंट के लिए, सब लोग देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो कुछ मिल रहा है ना, ये मोदी जी दिलवा रहे हैं। आप देखोगे मैं 2013 के बाद में जो वो टाइम पे 80% पैसा हम इंडियन बैंकों से लेते थे, जो आज हमारा उसके ऊपर अभी आज 35% हो गया है और हमने पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल रेटिंग करके हम चले गए। तो आज ग्लोबल के अंदर कोई इंडिया की किसी की कहने से और बोलने से कोई पैसा नहीं देता है, वो तो उनका रेटिंग और उनकी गवर्नेंस के हिसाब से ही देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हर कंपनी की रेटिंग जो है और हमारे डिस्क्लोजर्स है, और वो डिस्क्लोजर के ऊपर अभी हमारी एक कंपनी को वर्ल्ड वाइड 3rd ESG लेवल के ऊपर उसको अवार्ड मिला है। तो ये जो है ये आरोप पूरा का पूरा बेबुनियाद है। अभी ठीक है, पॉलिटिकल उनको बताने के लिए बताते हैं, तो उसका जवाब तो जो लेंडर्स और बोरोवर हम हैं, लेंडर्स है, आज हमको कभी वो दोनों के बीच में कभी तकलीफ नहीं हुई है। ज्यादातर लोन आपको सरकारी बैंकों से मिलता है और 40% लोन 2020 से 2022 के बीच मिला। नहीं, मैं आपको बताऊं
कि हमारा लोन की मात्रा लास्ट 10 साल के अंदर, लास्ट 8 साल के अंदर 11% से बढ़ोतरी हुई है और हमारी इनकम 24% से बढ़ी है। जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और उसकी वजह से ही हमारा रेटिंग सुधर गया हुआ है, वो हमारी बोरोइंग से भी ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई क्रिटिक्स लोगों की एक इच्छा रहती है, पर मैं आपको बताऊं कि अदानी की एसेट्स जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वो कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। अब हम कुछ जनता के सवाल लेंगे। आप फर्स्ट थर्ड। आपने बोला कि नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, माया है, लेकिन हमें बहुत गर्व होता है जब हमें पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं वो हमारे देश से हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए होंगे, तो क्या कभी डर नहीं लगा? जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए। आज हमने कहीं जगह पे रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब में हम सफल हुए, कहीं जगह पे फेलियर भी हुए। तो रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये नैया पार कर दूँगा, और उसके लिए आपको परसिवियरेंस चाहिए। मुश्किलें आएगी, कोई भी आप कार्य करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। पहले मुश्किल ही उसमें आएगी, पर लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होगा और आप उसके ऊपर परसिवियरेंस से काम करते रहेंगे तो मेरा अनुभव है कि विफलता नहीं मिलती है। राहुल गांधी एक और आरोप ये लगाते हैं कि मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं मुंद्रा पोर्ट ट्रस्ट से, जो आपका पोर्ट है, पहला पोर्ट जो आपने बनाया था, 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। और वो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। मैं तो देखता हूं कि ये जो ड्रग्स पकड़ा है, तो आपने कभी उस तरह से सोचा कि ये ड्रग्स ये पकड़ा, वो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी ड्रग्स आज जाता है तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है। उसका मतलब वो नहीं है कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ होगा, पर लेकिन आज मैं अपनी हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे वो कस्टम्स होवे, पुलिस होवे, DRI होवे, कि उन लोगों ने अच्छी तरह से काम करके इस तरह के ड्रग की स्मगलिंग करने वाले को पकड़ लिया है। और मेरे पास में जब हम पोर्ट चलाते हो तो हमारे पास कोई दूसरा पावर नहीं होता है कि एक्सेप्ट जो सरकार बोलती है इतना ही काम करने का। पोर्ट चलाते हो तो आपका खाली कार्गो चढ़ाना और उतारना, आपके पास कोई पुलिसिंग का पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का पावर नहीं है, कोई अरेस्ट करने का पावर नहीं है। वो काम सरकार की अलग अलग एजेंसियां करती है। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और अच्छा, ये जो भी पकड़ा है वो सरकार के पास में पूरी की पूरी खबर आती है कि ये कौन करवाता है, कौन भिजवाता है, कैसे आता है, और सरकार ने सबको दबोच लिया है। लेकिन इल्ज़ाम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि बार बार ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन सरकार ने, सरकारी एजेंसियों ने अडानी से, उनके किसी आदमी से पूछताछ तक नहीं की। नहीं, वो गलत है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो 360 डिग्री का इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसमें तो पूछताछ तो होती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारी लेवल पे कोई पूछताछ को बाईपास करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई उसमें अदानी ग्रुप को उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है।
जैसे आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करने में, हिसाब रखने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी के आरोपों का हिसाब रखने में। 8 साल से हर रोज 2-3 आरोप लगा देते हैं। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके वापस मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे। और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है। ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और उसमें आरोप, प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूँ, तो मैं मेरा काम करता रहता हूँ, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते नहीं, ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑक्शन से वो लोग स्टेडियम का, कौन से स्टेडियम के, क्योंकि एक साइड पे अदानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम है, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में, वो चुनाव के वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूअसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अदानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपकी अदालत में एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गौतम अडानी पर इल्जामात और सवालात का एक और। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, उड़ीसा में 57,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं मोदी अडानी का चौकीदार है। लोग कहते हैं कि मोदी ने अडानी को बनाया। आपकी अदालत नए एपिसोड के साथ सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि ये छुपे रुस्तम हैं। गौतम भाई, इतनी देर से मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आप हैं छुपे रुस्तम। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट के एक चौकीदार से बात की। ये वो वाले चौकीदार नहीं, असली चौकीदार। और उस चौकीदार ने राहुल जी को यह बताया कि उसने 4 साल पहले अडानी के शेयर खरीदे थे और बहुत फायदा हुआ, वो लखपति बन गया। तो वो तो तारीफ भी कर रहे हैं आपकी। नहीं, उनको कौन से संदर्भ में वो चर्चा हो रही होगी मेरे को मालूम नहीं है, पर मेरे लिए कोई भी आम आदमी, वो छोटा निवेशक है या बड़े है, जब वो अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के बाद में जब वो पैसा कमा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मेरे को और क्या खुशी हो सकती है। और उसका मेरे ख्याल से राहुल जी ने तो बहुत नेचुरल वे पे बात किया होगा और उसमें तो जो भी आउटकम आया होगा वो हमारे फेवर के लिए था या नहीं था वो मेरे को मालूम नहीं है। भाई, फेवर के लिए तो था, क्योंकि कांग्रेस आलोचना करती है, राहुल गांधी आलोचना करते हैं, और आप राजस्थान में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार में अशोक गहलोत के लिए 68,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। राजस्थान में जो पोटेंशियल है, और नॉट राजस्थान, जो स्टेट के अंदर जो पोटेंशियल है, वो उसके लिए अदानी ग्रुप डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। और आपने देखा होगा कि थोड़ी मीडिया भी कंट्रोवर्सी खड़ा करने चाहती है, और उसमें मैंने बाद में भी सुना कि इवन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारा इन्वेस्टमेंट की भी सराहना किया है।
तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी की कोई ऐसी नीतियाँ नहीं है कि जो डेवलपमेंट के खिलाफ है। तो हमारा तो मकसद रहेगा कि हर स्टेट में जाके जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो इतना मैक्सिमम हम इन्वेस्टमेंट करें। आप कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नारा है आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। देखो, पॉलिटिकल आप नैरेटिव कुछ भी निकालो, अल्टीमेटली आप मेरे को एक बताओ कि उनका आरोप में एक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक है रियली जेन्युइन आरोप। लेट पब्लिक डिसाइड करे, आप डिसाइड करोगे कि हम जो काम करते हैं उसमें रियली ये सच्चाई क्या है। आज मुझे लगता है डिसाइड हो ही जाएगा गौतम भाई, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कांग्रेस आलोचना करती है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत आपको इनवाइट करते हैं। मैंने जिक्र किया कि 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम सोचते थे अशोक गहलोत जादू करें, अब लग रहा है आप जादू करें। अशोक गहलोत जी की अभी की सरकार नहीं, उसके अगली टर्म की सरकार में हमने राजस्थान में मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय किया। अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमारे को पावर प्रोजेक्ट के लिए लैंड प्रोवाइड किया, माइनिंग के लिए एमडीओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और सब बिडिंग के थ्रू हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिडिंग के बाहर किया है। और उन्होंने पॉलिसी अंतर्गत जो भी हेल्प किया है वो पॉलिसी के अंतर्गत किया हुआ है। उनकी नीतियाँ बहुत क्लियर थी। और जब आप सीरियस प्लेयर है और आप पॉलिसी के अंदर मांग रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आज कांग्रेस की यानी अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार नहीं, हम इवन केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ममता दीदी के साथ भी काम कर रहे हैं, इवन नवीन पटनायक जी, जगन, इवन केसीआर। तो हर स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जो जो अलग अलग सरकारें हैं, रीजनल पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेफ्ट पार्टी भी है, तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमको कोई भी सरकार से तकलीफ नहीं पड़ी है। तो स्टेटमेंट और वो सब एक उनकी अलग जगह पे है। और जब आप सीरियस प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो आप हर स्टेट को जो वादा कर रहे हो और वो वादे के हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो मेरे को आज तक कोई भी सरकार में कोई डिफ़िकल्टी नहीं पड़ी है। लेकिन गौतम भाई, इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट करते हो जहां मोदी जी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आज हम अदानी ग्रुप इज रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। हमको कोई एक भी सरकार के साथ में ऐसी शिकायत नहीं है कि जहां हमको मदद नहीं। मैंने फिगर्स निकाले हैं, आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, उड़ीसा में 57,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं मोदी अडानी का चौकीदार है। लोग कहते हैं कि मोदी ने अडानी को बनाया। देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफ़िकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। पर मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मोदी को चाहते हैं और अदानी के डेवलपमेंट में और अदानी के डेवलपमेंट के मॉडल में उनको कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। क्या ये सच है कि पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हुआ था जिससे आप बड़े बने, मुद्रा का पोर्ट, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आपको 1 रुपए पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी? 1 रुपये में जो जमीन दे दिया है, तो मैं आपको रजत जी वो बताना चाहता हूँ कि वो जमीन थी ही नहीं। जब दरिया का पानी, सी का वाटर जब हाई टाइड आता है तो वो ज़मीन उसके नीचे चली जाती थी। और हमने 10-10 फीट 3-4 मीटर का उसके ऊपर रिक्लेमेशन किया है। और रिक्लेमेशन के कॉस्ट ज़मीन के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। आज भी आप मुंद्रा पोर्ट का एक आप एग्जाम्पल देते हो तो एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है कि हमने फार्मर की 1 एकड़ ज़मीन नहीं लिया है। तो आज वहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद में ज़मीनों के दाम बढ़े।
तो आज ये आरोप लगाना कि ज़मीन के दाम जब हमको दिया था, जब डेवलप नहीं था, और आज के दाम के साथ में आप एक आरोप लगाना, वो मेरे को लगता है कि वो फेयर नहीं है। आपके दोस्त कहते हैं कि जब वो ज़मीन डेवलप हो रही थी तो सुबह 4 बजे उठ के आप एक गाड़ी में बैठ के धक्के खाते हुए वहाँ जाते थे रोज़। रजत भाई, ऐसा है कि आप मेहनत और लगाव से काम नहीं करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे खड़ा नहीं होता है, और उसके लिए आपको जी जान, और मैं ये अकेला मैं नहीं, मेरे इतने सहकर्मचारी मेरे साथ तालमेल लगा के काम किए थे, तब ये मुंद्रा पोर्ट आज खड़ा हुआ है। और मेरे को आज इसलिए खुशी है, हमने इस तरह से डेवलप किया है कि वो 10 साल में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ है, और जहाँ पे सरकार ने एक पैसा निवेश नहीं किया है। इवन रोड हमने पूरा कनेक्टिंग बनाया, 100 किलोमीटर की प्राइवेट रेलवे लाइन हमने बनाया, वहाँ एयरपोर्ट बनाया। सरकार ने खाली ज़मीन दिया, डेवलपमेंट राइट्स दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। एक ही है कि जब जब हमको कोई परमिशन की ज़रूरत थी, तब गुजरात की जो भी सरकार की गवर्नमेंट थी, हमको पूरी मदद किया है। अब देखिए, जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। जी रजत भाई, मैं आपको बताऊं कि ये अदानी ग्रुप का अनुभव नहीं है। गुजरात में जो जो उद्योगपति है, सबका सेम अनुभव है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट आज से नहीं, इवन माधव सिंह के टाइम से भी और उसके पहले से भी, वो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है। तो जो भी नीतियाँ बनती है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्शन करने के लिए बना है, क्योंकि अदरवाइज गुजरात में कोई रिसोर्सेज नहीं है। ड्रॉट एवरी 2-3-4 साल में ड्रॉट होता था, ये नर्मदा का कैनाल का पानी आने से पहले वो परिस्थिति थी, और उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे थे। और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी गुजरात आगे था। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपने किसान की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली। अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल गए थे गुजरात में, काफ़ी बार गए हैं, और वो कहते हैं कि जिस किसान को 50 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था, गौतम भाई ने उसको 1 लाख रुपए एकड़ देके टरका दिया। देखो रजत भाई, ऐसा आरोप होता तो फॉरगेट अबाउट केजरीवाल, वो फार्मर खुद ही आरोप कर लेता। आज तक आपने कभी सुना है पेपर में भी कि कोई फार्मर ने हमारे खिलाफ में गुजरात के कोई एक्विजिशन के लिए कोई फरियाद किया है? तो डरते तो नहीं आपसे? आज तक हमने मुंद्रा में एक भी ज़मीन फार्मर से लिया नहीं है। जो भी ज़मीन लिया वो सरकारी अनसर्वेड लैंड, जिसके ऊपर पानी समुद्र का आ जाता था, वो ज़मीन को हमने रिक्लेमेशन करके वहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और वो डेवलपमेंट आज इतना 50,000 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़मीनों के दाम आसमान पे चले गए, और उसका पूरा का पूरा आज वो फार्मर को मिल रहा है। और आज मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि अदानी ग्रुप मुंद्रा में इसलिए डेवलप ज़्यादा ने ज़्यादा कर पा रहा है कि पूरा का पूरा वहाँ के फार्मर्स और वहाँ के कम्युनिटी के साथ तालमेल से डेवलपमेंट हो रहा है। अब गुजरात के फार्मर से तो मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ये तीनों कृषि कानून लाए थे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। जी रजत भाई, ऐसे देखने जाओ तो हम लोगों का कृषि में बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। वो थोड़े बहुत है। हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए वेयरहाउस हमने बनाए थे, और वो वेयरहाउस के अंदर का जो भी व्हीट है वो अदानी ग्रुप ने कोई भी बाय नहीं किया है, और कभी उसकी मालिकी के नहीं थे। वो फूड कॉरपोरेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो फार्मर से लेते हैं वो स्टोर करते हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो सिटीजन को जो सप्लाई करना है वो उसका काम। तो हम तो खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। नहीं, आरोप ये लगा कि आपको पहले से बता दिया गया था कि ऐसा बिल आने वाला है, आपने पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आपने वहाँ कोल्ड स्टोरेज बना लिए ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। देखो, पहले तो वो बेबुनियाद बात है। आज फार्मर प्रोडक्ट बनाता है,
उसको मालूम नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है, तो जब उसका प्रोड्यूस बाहर आता है तो मार्केट नीचे हो जाता है, स्टोरेज की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर वो कृषि कानून लागू हो जाते तो अडानी को कुछ फायदा होता उसमें या नहीं होता? मैं मानता हूँ कि ये कानून अच्छा था, और वो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि इसमें अदानी ग्रुप को फ़ायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था। मैं जेन्युइनली एज अ सिटीजन, क्योंकि मैं पहले भारत का एक नागरिक समझ रहा हूँ, फिर उसके बाद अदानी ग्रुप साम्राज्य की बात आती है, तो मैं मानता हूँ कि वो कानून अच्छा था। कि कम नसीबी है कि उसको पॉलिटिकल टर्न करके इसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि देश आज मैं देख रहा हूँ कि आज अपना 40 से 50% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, और अपने देश की इतनी ताकत है कि अपने भारतवर्ष को नहीं, भारत देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को वो फूड सप्लाई कर सके, इतनी ताकत है। और वो ताकत लेने के लिए आपको मेजर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लोगों को रेल से सामान नहीं पहुंच रहा है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, तो एक साइड पे उपभोक्ता है, उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, और दूसरी साइड से फार्मर को आमदनी नहीं मिल रही। अदानी शायद ऐसे कानून आते तो फर्दर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें फार्मर्स को फ़ायदा होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोड और सड़कें बन रहा है, पावर हाउस बन रहे हैं, तो ये अदानी फैमिली या अदानी ग्रुप के लिए बिजली और पोर्ट सप्लाई करने के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है। आज देश की जनता ने उसका देखा है, मैंने देखा है कि 15 साल पहले बिजली की हालत क्या थी। आपके इवन नोएडा में भी आपको बिजली चली जाती थी, और आज आपको अनइंटरप्टेड मिल रही है। आज एयरपोर्ट पे ये इतनी सुविधाएं खड़ी हुई है, रोड ऐसे अच्छे बने हैं, तो मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक है देश की तरक्की करता है, और ये जितने अपने नवयुवान साथी लोग हैं, आज उसका एस्पिरेशन बढ़ रहा है, इतनी आपकी जॉब क्रिएट हो रही है, तो ये देश को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा ने ज़्यादा बढ़ावा हुए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपने तो काफ़ी किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाए, रोजगार दिए। मोदी जी ने आपके कुछ किया या नहीं किया? मोदी जी के पास में आप कोई पर्सनल हेल्प नहीं ले सकते हो, आप नीति विषयक बात कर सकते हो, आप देश के हित में देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, आप उसकी चर्चा कर सकते हो। वो आप नीति बनाते हैं, और वो नीति का फ़ायदा जो सबके लिए अवेलेबल है वो अदानी ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है, और उसके बहस में आप उसका बिजनेस आप बढ़ाते हो। मैं मेरी लाइफ का देखता हूँ तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया, जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। दूसरा ब्रेक मिला मेरे को जिसके वजह से नरसिंह राव जी की सरकार थी, और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़ा, और एक देश को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दिशा दिखाई। और तीसरा मेरे को केसुबी की गवर्नमेंट ने मिला। आपकी बात सही है कि मोदी जी ने भी वो टाइम पे, क्योंकि मोदी जी 12 साल के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, और मैं गर्व से आज बोल सकता हूँ कि हमको बहुत एक अच्छा अनुभव मोदी सरकार में भी हुआ है। लोग ये जानना चाहेंगे ना कि ये सिर्फ अडानी जी अमीर होते जाएंगे या देश भी कभी अमीर होगा? देखो, देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी आज़ादी के बाद आज 75 ईयर्स अमृत महोत्सव में अपने पसार हो रहे हैं, वो 58 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी। उसके बाद 12 साल लगे दूसरी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, और तीसरा 5 साल के अंदर हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपने यूथ की एस्पिरेशनल बढ़ रही है, और जिस तरह से भारत विश्व के अंदर जो पोजीशन में है, आज ये $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2050 तक $30 ट्रिलियन से इकोनॉमी से भी आगे बढ़ेगी।
और ये $30 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या बता रही है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इतना ये डेवलपमेंट में से ही रोजगारी पैदा होगी। तो मेरे को लग रहा है कि भारत के आने वाले टाइम के अंदर और जिस तरह से गवर्नेंस और वो बढ़ रहा है, उस तरह से भारत देश को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत लोग आपके जैसे गौतम अडानी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखो, ये कंट्री बहुत अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है, आप उसको परखने की कोशिश करो और उसके ऊपर मेहनत करो। और कभी शॉर्टकट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस तरह का दिमाग से हटा दो। सक्सेसफुल हर आदमी होता है, उसको टाइम लगता है, कोई जल्दी से हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम वक्त लगता है। और आप वो उसके मार्ग के ऊपर कंटिन्यूस आप चलते रहेंगे तो वो सक्सेस का आपका डोर खुलेगा। और उसमें मेरे को कोई आपके अंदर में वो उसकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको देख लिया मैं वो बन जाऊंगा, आप उसके चक्करों में छोड़ दो। आपको जो अंदर से रुचि है जो चीज़ की, वो रुचि के ऊपर आप आगे बढ़ो। आपके जो दोस्त हैं वो आपको गौतम तूफानी कहते हैं। वो दोस्तों अलग अलग नामों से बताते रहते हैं, पर मैं ऐसा तूफानी नहीं हूँ। हमें तो लगता है कि आप खुद ही एक तूफान हैं। आपको ऐसा लगता है? आपकी अदालत में एक और ब्रेक के बाद इल्जामात और सवालात का सिलसिला जारी है। इन्होंने इतना पैसा भी कमा लिया, बिजनेस के गुरु भी बता दिए, अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके कॉमर्स की, तो एसआरसी में एडमिशन मिल जाएगा इनको। साल नया, मुकदमा नया, मेहमान नए, सवाल नए, अंदाज वही, मुस्कान वही, कटघरा वही। आपकी अदालत नए एपिसोड के साथ सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गौतम भाई, लोग कहते हैं कि इतना पैसा कमा लिया, इतनी वेल्थ कमा ली, जरा दूसरों गरीबों के बारे में भी सोच लीजिए। रजत भाई, मैं जब, क्योंकि मैं तो ग्राउंड से आया हुआ आदमी है, तो मेरे को मेरी हर प्रोसेस के अंदर आम आदमी ऑलवेज नज़र में होते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी 60th बर्थडे अभी जून 6 महीने पहले हुई। तो हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठे थे उसके 10 दिन पहले, और फैमिली मेंबर बात कर रहे थे कि मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे 60th बर्थडे को। तो मैंने बोला कि आपको जो मेरे को गिफ्ट ही देना है, तो अपनी जो फैमिली की वेल्थ है उसमें से 60,000 करोड़ आप फाउंडेशन को दे दो। और मेरे को खुशी वो बात की है कि अकेला ये मेरी खाली मेरी बात नहीं है, मेरे पूरे फैमिली की। और बहुत हर्ष के साथ में उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, और उन्होंने ये दे दिया। अभी 60,000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया आपने? जितना भी अंदर से आपकी इच्छा है, मनोबल इच्छा है, आप वो उसकी पूरी करो। तो जब हमने ये 60,000 करोड़, तो वही टाइम पे सोचा कि अभी ये 60,000 करोड़ तो चलो फाउंडेशन में डाल दिया, अभी उसका करेंगे कैसे, क्या उसका उपयोग करेंगे। तो हमने 3 सेक्टर पकड़ा के हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। और ये तीनों के ऊपर अभी एक्सपर्ट के साथ में चर्चा करके
आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर हम उसका बड़ा अनाउंसमेंट और उसका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जिससे एक गरीब में गरीब आदमी और नीचे लेवल के आदमी को उसका कैसे फ़ायदा होवे और उसकी पूरी मेरी मंशा है कि उसका किस तरह से उसका सदुपयोग हो सके। ये सही है कि जो फाउंडेशन का काम है, ये जो आप चैरिटी की, लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, कि आप कम और आपकी वाइफ प्रीति ज़्यादा चलाती हैं? प्रीति जी ये मेरा आधार स्तंभ है और वो पूरा का पूरा फैमिली, 2 बच्चों, मेरी ग्रैंड डॉटर्स, उनको भी संभाल रही है और ऐसे ही फाउंडेशन का काम। एंड शी इज़ द डॉक्टर, और डॉक्टर उन्होंने उनका प्रोफेशन छोड़ के मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने फैमिली को पूरा सपोर्ट किया, फैमिली को संभाला, बच्चों को ग्रो किया, और जब बच्चे थोड़े ग्रो हो गए तो उन्होंने पूरा फाउंडेशन की एक्टिविटी हैंडल किया। तो आज मेरे को अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रही है। रोज़ का 7-8 घंटा वो फाउंडेशन की एक्टिविटी में बढ़ा रही है। और दूसरा क्या है कि हमारे फाउंडेशन के अंदर काफ़ी प्रोफेशनलिज्म भी हुआ है और सब लोग प्रीति की निगरानी के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। मैंने वो फाउंडेशन के काम देखे हैं गौतम भाई, और वाकई में अच्छा काम कर रही हैं वो। लेकिन उनके बारे में पढ़ते पढ़ते ये भी पता चला कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, शादी तय हुई इससे पहले। जब आप पहली बार उनसे मिले उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। ऐसे भी रजत जी मैं बहुत साय आदमी हूँ और मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। आपसे प्रश्न ये है कि आप का इतना बड़ा एम्पायर है, आप इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त स्केड्यूल रहता है आपका, तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं और खुद को रिलैक्स करने के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि मैं हफ्ते में 3 दिन अहमदाबाद से बाहर रहता हूं। जब 4 दिन जब होता हूं तब मैं ऑफिस में थोड़ा लेट जाता हूं, 10:30-11 बजे जाता हूं, क्योंकि मेरा रात को ऑफिस से आने में 11-12 बज जाता है। मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ के 1-8 घंटा मेरी एक्सरसाइज और वो ख़त्म करने के बाद में 2-2.5 घंटा मेरी ग्रैंड डॉटर से, मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में डाइनिंग टेबल के ऊपर बातचीत करता हूँ, गपशप मारता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो वो जो मेरा दिन का है कि 2-1 घंटा मैं उनके साथ में। दूसरा मैंने एक नियम बनाया है कि ऑफिस में भी होता हूँ तो लंच टाइम में मेरे हर फैमिली मेम्बर डाइनिंग रूम में होते हैं, जो भी अवेलेबल है, और उससे काफ़ी चर्चा और वो हो जाती है। एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली आई एम स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। अब आप ये नहीं बता रहे कि पत्ते भी खेलते हैं? ये सीक्रेट है कि मैं रात को जाता हूँ तो प्रीति के साथ में मैं रमी पपलू गेम खेलता हूँ, 8-10 गेम खेलता हूँ, और मैं बोलूँगा वो ज़्यादा टाइम वही जीतती है। सर, आप करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हो, आपका कोई रोल मॉडल जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहो? धीरूभाई अंबानी। आज एक देखने जाओ तो मैं उसको थोड़ा रोल मॉडल के रूप में देख रहा हूँ, और वो इसलिए कि उन्होंने भी उनके कार्यकाल में जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, वो टाइम पे उनकी इकोनॉमी पूरी खुली भी नहीं थी, फिर बाद में खुली है, और जिस तरह से उन्होंने एक देश को एक दिशा दिखाई है कि बड़ा किस तरह से सोचना चाहिए और उसको किस तरह से, और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। क्योंकि मुकेश भाई ने उसके बाद में काफ़ी आगे बढ़ाया, वो अलग है अपन फर्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है लेकिन विचार बहुत बड़े होते हैं तो वो आपको ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हूँ तो वो नेचुरली मैं देखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है?
नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पढ़ा भी नहीं हूँ और मैं आपको काफी देर से फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं फंस रहे। अब जो बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, अब मैंने देखा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में आए, सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ आए, तो फिर उनको कैसे हैंडल करते हैं? ये मैं देखता हूँ कि ये अदानी ग्रुप हेडक्वार्टर में आए वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देश में आए और वो इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं। और ये मैं बदलाव मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग प्रधानमंत्री और डिग्निटरीज जब आते हैं और वो आज इंडिया को कम्प्लीटली दूसरी तरह से देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा संतुष्टि है कि नाउ दे आर बेसिकली लुकिंग इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वेरी सीरियसली। वो आपको इनवाइट करते हैं अपने यहाँ बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो जो देशों के हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? मैंने एक देख रहा हूँ ये नरेंद्र भाई की खासियत, और वो था कि हाउ टू यूज़ अवर इंडियन डायस्पोरा। आज ऐसी बात नहीं थी कि इंडियन डायस्पोरा नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तभी हुआ है, वो पहले से इतने सालों से थे। दूसरे प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने ये देखा कि ये प्लेटफॉर्म को किस तरह से बेहतर यूज़ करें, और उसने सरकारी कोई खर्चे के बिना, आप अमेरिका जाओ या कोई भी कंट्री में जाओ, आप 50,000 पब्लिक आप इकट्ठा होती है और वो संगठित मात्रा में जब ये सिटीजन्स इकट्ठा होते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी रिस्पेक्ट उन्होंने कम्प्लीटली दूसरी तरह से वो बनाई है। और आज उसका फ़ायदा हर सिटीजन, जो इवन वहाँ के सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, आज उनको भी मिला है। आज इंडियन को मैं देख रहा हूँ कि कम्प्लीटली डिफरेंट रिस्पेक्ट से देख रहा है, तो उसमें उनका ये योगदान जो है बहुत सराहनीय है। अब मैं ज़रा हमारी जो जज हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं SRCC की, अब इन्होंने इतना पैसा भी कमा लिया, बिजनेस के गुरु भी बता दिए, अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके कॉमर्स की, तो SRCC में एडमिशन मिल जाएगा इनको? 100%। जिस दिन आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 100% लाएंगे, 100% आपको SRCC में एडमिशन मिलेगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको कोई क्या पढ़ाएगा सर, आपके बारे में तो हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। गौतम भाई, आपने सब सवालों के अच्छे जवाब दिए। आज के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि गौतम भाई बोलते नहीं हैं, बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं। आमतौर पर जो मेरे एक्यूज्ड होते हैं उनकी मैं कम तारीफ करता हूं, लेकिन वाकई में आप एक बड़े दिल के आदमी हैं और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज SRCC की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरित कौर का फैसला। साल नया, मुकदमा नया, मेहमान नए, सवाल नए, अंदाज वही, मुस्कान वही, कटघरा वही। आपकी अदालत नए एपिसोड के साथ सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया जाने माने उद्योगपति, वर्ल्ड नंबर 3 रिचेस्ट
गौतम अडानी पर। हमने गौतम अडानी से पूछा उनकी ग्रोथ के बारे में, उनसे पूछा राहुल गांधी के इल्ज़ामात के बारे में, नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती के बारे में, अलग अलग सरकारों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे इतनी वेल्थ बनाई, उसका गुरु मंत्र भी पूछा, और देश कैसे तरक्की करेगा इसका रास्ता भी गौतम अडानी ने बताया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज एसआरसीसी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरत कौर के फैसले का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि रजत जी ने अदालत में आपके ऊपर बहुत गंभीर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आपने तर्क का सफलतापूर्वक जवाब दिया। पहला था, वो कहते हैं आप बोलते नहीं, आज बुलवाने वाला मिल गया तो आप तो बहुत बोल पड़े। दूसरा, उन्होंने कहा आप वेल्थ का फॉर्मूला छुपा के रखते हैं, सब लोग ये सोचते हैं, और मेरे ख्याल से आधे मिनट के अंदर आपने पूरा फॉर्मूला बता दिया। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। और फाइनली सर, 60वें साल पे आपने 60,000 करोड़ दिया। हमारे घर में जब बच्चा होता है तो हम उसका पहला बर्थडे भी मनाते हैं, महीने का, दूसरे महीने का भी मनाते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप 60 इयर्स एंड 1 मंथ का भी बर्थडे मनाएं। 60 इयर्स 2 मंथ्स का बनाएं और हजारों साल जिएं। इसी तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हुए आप एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हैं उसको उसी गति से आगे ले जाइए जिस गति से आपने अपना बाकी का इंडस्ट्रियलाइजेशन को संभाला है। थैंक यू सो मच। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, एसआरसीसी के प्रिंसिपल कहें कि आज आपके बारे में हम लोगों को पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि गौतम अडानी ने किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की, हर इल्जामात का साफ साफ जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से बात की। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगले हफ्ते आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।